नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आज हम बात करेंगे मुगल रोड की। जी हां, जम्मू कश्मीर को पुंछ के साथ जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड को लगभग 8 दिन के बाद कल खोल दिया गया है। आपको बता दें, मुगल रोड जो है वो भारी भरकम जो पस्सी है, पत्थर है, मिट्टी है, उसके आने के बाद प्रशासन ने, अथॉरिटीज ने इसको बंद कर दिया गया था। लगभग 7 दिन लगातार इस रोड पर दोनों तरफ से काम चलता रहा और कल फाइनली अथॉरिटीज की तरफ से यह फैसला सामने आया कि अब वन वे यानी एक तरफा इस रोड को खोल दिया जाए। कल पुंछ से लेकर कश्मीर की ओर जाने वाली जो गाड़ियां थी उनको जाने की इजाजत दी गई, लेकिन आज वहां पर जो है, आज पुंछ से लेकर जो पुंछ की तरफ जो गाड़ियां आने वाली हैं उनको इजाजत दी गई है। यानी कुल मिलाकर अब प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अब यहां पर जो मुगल रोड पर लगातार दिक्कतें हो रही थी, आम लोगों को दिक्कतें हो रही थी, या उसके साथ साथ व्यापारी वर्ग के लोग हैं या विद्यार्थी हैं, स्कूलों से जुड़े हैं, उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसको लेकर इस रोड को जो है वो खोल दिया गया है और अब जो आने वाली समस्याएं लोगों के सामने खड़ी थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कम हो गई है। मुगल रोड पर पिछले सोमवार को पुंछ जिले की तरफ से जो है वो 35 किलोमीटर दूर स्थित रतछंब पुल के पहले भारी भूस्खलन होने के कारण मार्ग को बंद कर दिया था। वहां से कोई यातायात नहीं जा पा रहा था। अगले ही दिन मुगल रोड अथॉरिटी ने मुगल रोड को खोलने के प्रयास शुरू किए। कुल मिलाकर दोनों तरफ इस रोड को खोलने के प्रयास किए गए और भारी मशीनों को मलबा हटाने के काम पर लगाया था ताकि जल्द से जल्द इस रोड को खाली करवाया जाए, इस रोड को जो है वो खोल दिया जाए ताकि वहां पर आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से फिर से चल पाए। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से पुंछ से लेकर कश्मीर की बात करें तो काफ़ी सारी आवाजाही होती रहती है, कई सारे लोग इस रोड पर जो हैं वो चलते हैं। ऐसे तो अगर सर्दियों की बात करें, ठंड की बात करें तो उस समय भी बर्फ के चलते ये रोड काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक बंद रहता है। उसके बाद ये संभावनाएं रहती हैं कि आखिर कब इस रोड को खोला जाएगा और वहाँ पर जो आवाजाही है, एक जो कनेक्शन है वो जल्द से जल्द शुरू हो, उसमें लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर भारी बारिश पिछले कुछ समय में हुई थी, पिछले कुछ दिनों में हुई थी और उस बारिश के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक चुनौती प्रशासन के सामने, सरकार के सामने थी कि आखिर अगर ये रोड बंद होता है तो इसको कैसे खोला जाएगा और कितने दिनों में खोला जाएगा। हालांकि हमने देखा कैसे जो है वो रोड बंद हुआ था। उसके बाद अथॉरिटीज़ ने, प्रशासन ने लगातार इस पर काम किया, दोनों तरफ से काम किया, भारी भरकम मशीनें इस रोड पर लगाई गई, दोनों तरफ से काम शुरू हुआ। और दूसरी तरफ अगर बात करें लोगों का तो उसका भी दबाव बना हुआ था क्योंकि लोगों को दिक्कतें हो रही थी, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या फिर बाकी किसी भी काम से जुड़े हुए लोग हैं जो इस रोड पर हमेशा से ही आवाजाही करते हैं। तो इसको लेकर अब कल जो है एक समझ लो आप 8 दिन के बाद इस रोड को खोल दिया गया है और उसमें भी कल के लिए सिर्फ एक वे के लिए यानी एक तरफा रोड को खोला था, जिसमें कश्मीर जाने वाली जो गाड़ियां हैं पुंछ से लेकर कश्मीर तक, उनके लिए कल आवाजाही शुरू कर दी थी। लेकिन आज यानी आज मंगलवार को अब पुंछ से लेकर पुंछ की ओर जो गाड़ियां आने वाली हैं, कश्मीर से लेकर पुंछ की ओर जो गाड़ियां आने वाली हैं, उनको आने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। फिलहाल आपको बता दें, भूस्खलन ज्यादा होने और मलबा हटाने के साथ पहाड़ से भारी मात्रा में जो मिट्टी आई थी, पत्थर आए थे, पेड़ गिरने के साथ मार्ग को बहाल करने में काफ़ी कठिनाइयां जो है वो प्रशासन के सामने हुई थी। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग के सहयोग से सोमवार को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में 70% मलबा हटाते हुए अस्थायी रास्ता बनाया गया। यानी अभी टेम्परेरी वहां से रास्ता बनाया गया है। अभी भी कई सारा मलबा, मात्रा में जो मलबा है वो वहां जमा है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अब ये रोड जो है वो पूरी तरह से सेफ है और अब गाड़ियां जो है वो दोनों तरफ से आवाजाही कर सकें। फिलहाल आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से अब आवाजाही को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। फिलहाल अस्थायी रास्ता जो है यहाँ पर बनाया गया है और मुगल रोड को एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया है। वहीं मुगल रोड को अस्थायी रूप से ही खोला गया है क्योंकि 2 दिन बाद कश्मीर में एक बड़े, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, 2 दिन बाद कश्मीर में एक बड़े उर्स का जो है वो आयोजन होने वाला है, जिसमें पुंछ, राजौरी से कई सारे लोग, कई सारे श्रद्धालु जो हैं वो इसमें भाग लेने जाएंगे। उसको लेकर भी यहाँ पर प्रशासन ने मद्देनजर रखते हुए इस पर जल्दी कार्रवाई की और लगभग एक तरफा रास्ता है उसको खोल दिया ताकि जो आने वाला उर्स है उसमें जितने भी यहाँ से लोग जाएंगे वो आसानी से जा सकें, वो आसानी से वहाँ से आवाजाही कर सकें और इस उर्स मेले में जो हैं वो सहयोगी बन सके। तो उन्हीं की मांग पर मुगल रोड पर अस्थायी यातायात जो है वो
बहाल किया है। फिलहाल टेम्परेरी लेवल पे इस रोड को खोला गया है, लेकिन प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कोशिश में लगी हुई है कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से इस रोड को खोल दिया जाएगा, सेफ तरीके से इस रोड को खोल दिया जाएगा और आने जाने वाले यातायात जो यहाँ पर चल रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का कोई वहाँ पर खतरा ना हो, वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है और लगातार अब इस पर काम भी हो रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरे सहयोगी अनिल आपके सामने आएंगे और अपनी अपडेट जो है वो आपके सामने रखेंगे। चलिए शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को लगातार आप अपडेट रखते हैं। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एमएचए की बात करते हैं, जहां पर बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। हालांकि कुछ ही समय बाकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहां पर अगर हम पहली तारीख की बात कर रहे हैं और आने वाली जो पहली तारीख है ये बेहद खास रहने वाली है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं बेहद खास रहती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार किया जाता है और हर एक जो कारीगर है या फिर काम करने के लिए जो कारोबार है उसे इजाफा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है और बड़ी ही बेसब्री के साथ। मगर यहां पर एक बेहद ज्यादा जरूरी जानकारी जो है आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और आज एमएचए के द्वारा जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय जो है वो बैठक की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें बड़े आलाधिकारी जो है वो मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि बेहद खास ये यात्रा रहने वाली है, जिसके चलते पूरी तरह से सुरक्षा के प्रबंधों की बात करते हैं। जो सुरक्षा के प्रबंध हैं, लगभग अभी तक जो जानकारी हमारे तक पहुंची है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार षड्यंत्र जो है बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा में जो है वो खलल डालने का प्रयास करता है। मगर बाबा बर्फानी की बात करते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या फिर सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं, आज तक आपको बता दें कि इन जैसे हादसों को लगातार टालती हुई नजर आई है। और बाबा बर्फानी की जो कृपा है वो ज्यादातर जो है तमाम श्रद्धालुओं पर देखने को मिलती है। चाहे कोई भी आपदा आ जाए तो बाबा बर्फानी जो है उस आपदा को दूर करने के लिए जो है खुद खड़े हो जाते हैं। मगर उसी बीच आपको बता दें कि लगभग इस वक्त करीब जो है 250 के करीब जो है वो कंपनियों को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वह तैनात किया जाएगा। आखिर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से मजबूत रखनी है उसको लेकर भी पूरी तरह से परीक्षण जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा जो है वो बेहद खास रहती है, जिसके चलते सुरक्षा का जो घेरा होता है वो पूरी तरह से चौक चौबंद जो है वो दिल्ली से लेके कश्मीर घाटी तक किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार षड्यंत्र रचता है। हालांकि आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए आजकल जो नया ट्रेंड है, नया दौर जो है, जिस तरह से डिजिटलकरण की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत हो या देश विदेश हो, किस तरह से युवाओं को बरगलाया जाए और उन्हें आतंक के राह पे डाला जाए और उसके बाद कई सारी गतिविधियों में उन्हें इन्वॉल्व किया जाए। यानी कि आपको बता दें कि बाबा बर्फानी की अमरनाथ की यात्रा की बात करते हैं तो लगातार प्रयास रहता है, पाकिस्तान और चीन चाहता है कि इन यात्रा में जो है वो खलल डाला जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीते अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार यहां पर ना कि कोई पत्थरबाजी देखने को मिलती है, ना ही यहां पर कोई बंद के कैलेंडर जो है वो जारी किए जाते हैं। मगर उसी बीच यात्रा को सफल बनाने के लिए जो है आज जो दिल्ली के अंदर जो है एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर बेहद खास जानकारी जो है हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बेहद खास जानकारी है, जेके चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सुरक्षा का व्यवस्था जो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह बेहद खास है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों की बात करते हैं कि आपने देखा कि सुरक्षा का घेरा कितना प्रबंध जो है वो बेहतर नजर आ रहा था। और उसी बीच पाकिस्तान द्वारा जो है कश्मीर घाटी में एक साजिश रची गई। हालांकि उस साजिश को भी लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वह नाकाम कर रही हैं। और राजौरी पुंछ बेल्ट की बात करते हैं, जहां पर एक आतंकी को ढेर किया गया था। और आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान जो है सोशल मीडिया के जरिए जो आतंकी पाकिस्तान में, हालांकि रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं और षड्यंत्र पाकिस्तान से रच रहे हैं। और इस समय आपको बता दें कि जिनके चलते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा षड्यंत्र रचने
पहुंचने की साजिश रची जा रही है कि आखिर इस यात्रा में खलल डाला जाए। मगर इन जैसी यात्रा की बात करते हैं, इस यात्रा की बात करते हैं, तो यहां पर बड़े ही पूरे प्रबंध जो है जिनको लेकर आज दिल्ली के अंदर जो है एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें लगभग आपको बता दें कि 250 ऐसी कंपनियों को डिप्यूट किया जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में उसके प्रबंध किस तरह से रखने हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को, देश विदेश से श्रद्धालुओं को, उनको बेहतर व्यवस्था किस तरह से देनी है। तो इसको लेकर आज दिल्ली के अंदर उच्च स्तरीय बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। चलिए अगली जानकारी जो है मेरी सहयोगी आपको आप जरूर अपडेट करेगी और यह बेहद खास है कि अगली जानकारी क्या रहने वाली है उसको लेकर हमारे साथी आपको तंदीप अपडेट करेगी। की रुक करते हैं और अब हम बात करेंगे दवाइयों को लेकर। जी हाँ, जहाँ पर अब सरकार का एक नया फैसला जो है वो सामने आता है, जिसपे अब आप कुछ दवाइयाँ जो है वो आपको मार्केट में नज़र नहीं आएंगी। जी हाँ, और वो दवाइयाँ कौन सी हैं जो आपको मार्केट में नज़र नहीं आने वाली है? वो दवाइयाँ हैं जिनसे आपको फ़ौरन आराम मिलता है, यानी कि फ़ौरन आराम मिलने वाली ऐसी 14 दवाइयाँ हैं जिसे मार्केट से हटा दिया गया है और अब आपको वो नज़र नहीं आएंगी मार्केट में। और ये जो 14 दवाइयाँ हैं ये क्या काम करती हैं? जिस तरह से मैंने बताया कि आपको फ़ौरन आराम दिलवाती हैं, यानी कि इसमें पैरासीटामोल भी शामिल है, यानी कि कुछ पेन किलर्स भी शामिल हैं, साथ ही साथ इसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। वहीं पर ये जहाँ पर सरकार ने इस पर रोक लगाई है, जिस पे ये कहा है कि ये फिक्स डोज कम्बिनेशन है, यानी कि ये वो दवाइयाँ हैं, ये 14 दवाइयाँ वो है जहाँ जो दवाइयाँ 2 या 3 दवाइयों के मिक्सचर से बनती हैं। जो यहाँ पर अगर पैरासीटामोल की बात की जाए तो ये 2 या 3 दवाइयों के मिक्सचर से बनाई जाती है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। तमाम डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पर बैठते हैं, तमाम डॉक्टरों की सलाह ली जाती है और सलाह लेने के बाद ही ये निर्णय जो है वो लिया जाता है। उसके बाद जिस पर साफ तौर पर ये कहा गया है कि इसमें बहुत सारी दवाइयाँ निकलकर सामने आती हैं, यानी कि आपके बुखार की, सर्दी, खांसी, कफ सिरप, ये सब ठीक करने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं वो इसमें आती हैं। इतना ही नहीं, इसमें पैरासीटामोल टेबलेट के अलावा क्लोफेनिमाइन मेल्ट जो है वो भी इसमें आती है और इसमें कोडाइन सिरप का कम्बिनेशन भी है, फ्लोकोडाइन भी इसमें शामिल है, पैथेनोजाइन भी इसमें शामिल है और भी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसमें शामिल है। जिसमें वो दवाइयाँ ये शामिल हैं जिसमें पेन किलर हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, जिनसे आपको फ़ौरन आराम मिलता है। और ये उन दवाइयों को इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये 2-3 दवाइयों के मिक्सचर से बनती हैं, ये अकेली एक मेडिसिन नहीं है। एक पैरासीटामोल बनाने के लिए 2-3 दवाइयों का मिक्सचर यहाँ पर बनता है, उसके बाद पैरासीटामोल बनती है, यानी कि पैरासीटामोल बहुत सारी दवाइयों में है। अगर आप केरोसिन लेते हैं, अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको भी वहाँ पर ये नज़र आएगा कि उसमें पैरासीटामोल इन्वॉल्व है। डोलो लेते हैं उसमें भी पैरासीटामोल है, तो ये जिसमें भी पैरासीटामोल है वो वाली दवाइयाँ आपको मार्केट में नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इसके अल्टरनेट क्या कुछ नजर आएगा, अभी उसकी जानकारी तो सामने नहीं है। हालांकि इनके अलावा बहुत सारी पेन किलर्स हैं जो अब डॉक्टर की तरफ से आपको बताई जाएंगी, लेकिन अगर ये दवाइयाँ बताई जाती हैं तो आपको भी सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं पर भी डॉक्टर ये लिख कर देता है कि आप ये मेडिसिन खा लो, ये वाली एंटीबायोटिक आप खा सकते हैं या फिर ये वाला पेन किलर जो है आप इसके साथ ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सब मेडिसिन अब नहीं लेनी है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बंद हो चुकी। खैर, ये मेडिसिन अब आपको मार्केट में ही नज़र नहीं आएंगी क्योंकि इसे अब सरकार की तरफ से बैन ही कर दिया गया है। बैन करने की भी क्या वजह है वो भी बताइए। और इस पूरे फैसले को सिर्फ एक इंसान ने नहीं लिया है, बहुत सारी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर बैठी, इस पूरे मामले पर डिस्कशन की गई। डिस्कशन करने के बाद ही होने के बाद ही ये फैसला लिया गया और पैरासीटामोल के लिए तो खास कर लिया गया है और इसका नाम सबसे पहले आता है क्योंकि हर एक इंसान पैरासीटामोल पर जो है वो डिपेंड हो चुका है। हर एक मेडिसिन में आपको पैरासीटामोल नज़र ही आएगी क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। आपके फीवर की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपको नज़र नहीं आएगी, खांसी की, कफ सिरप, जितनी भी मेडिसिन हैं ये आपको अब नज़र नहीं आएंगी। कुछ ब्रांड्स हैं जिस पर साफ तौर पर अब रोक लग चुकी है क्योंकि बच्चों की जिस तरह से खबर सामने आई थी कि इंडिया में बनने वाली कफ सिरप की वजह से काफ़ी बच्चों की जान गई है और वो कफ सिरप कौन कौन सी हैं उसके नाम भी आपके समक्ष जो है हमने रखे थे, जिसके बाद लगातार अभी उस पर भी रिसर्च चल रही है कि आखिरकार कब तक वो पूरा मामला जो है वो खुलकर बाहर आ पाएगा। और उन कफ सिरप्स के साथ साथ अब और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इन 14 दवाइयाँ जो है वो सामने आई हैं और इन 14 दवाइयों का
मतलब ये है कि ये जो सॉल्ट अगर किसी और मेडिसिन में भी है तो वो वाली मेडिसिन भी नहीं चलेगी, यानी कि अब उस मेडिसिन में वो सॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल सॉल्ट में भी इंक्लूड होता है और ये बहुत सारी मेडिसिन में है। अगर ये किसी और मेडिसिन, अगर वो मेडिसिन आपके किसी और काम आती है तो वो वाली मेडिसिन भी आपको मार्केट में नजर नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, जिस पर अब सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। अब ये मार्केट में इसका क्या कुछ असर रहता है, क्या कुछ बदलाव जो है इस निर्णय को लेकर नजर आता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगली खबर की ओर भी रुक करते हैं और हम बात करेंगे अब मैचेस को लेकर, अब क्रिकेट को लेकर। जी हाँ, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी आपके समक्ष रखना भी बहुत जरूरी है और पूरी जानकारी आपको हमारे साथी साहिल देंगे। धन्यवाद संदीप। क्या आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने हो, क्रिकेट मैच उनका खेला जाए? तो आपको बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। ये 17 जून को मैच खेला जाएगा। हालांकि ये मेंस मैच नहीं है, ये वुमेन्स मैच होगा। ये एशिया कप शुरू होने जा रहा है, एशिया कप अंडर 19 अमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप अंडर 19 शुरू होने जा रहा है 12 जून से हांगकांग में। और इस मैच में इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी और वो होगी 17 जून को। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं और 4 एक ग्रुप में रहेंगी और 4 बी ग्रुप में रहेंगी, जिसमें कि इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ 17 जून को खेला जाएगा। और जबकि इस टूर्नामेंट को पहले इंडिया, सबसे पहला जो टूर्नामेंट ये हुआ था तब इसको इंडिया ने जीता था। उसके बाद ये 2 टूर्नामेंट श्रीलंका ने अपने नाम किए थे और उसके बाद पाकिस्तान ने जीता था। और जब इंडिया ने जीता था, इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल्स में हराया था। और बांग्लादेश में लास्ट टूर्नामेंट 2019 में खेला गया था, जहां पे पाकिस्तान ने ये इस टूर्नामेंट को जीता था। और उसके बाद अब इसका ऑर्गेनाइज अब किया जा रहा है हांगकांग में। और ये 17 जून को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच देखने को मिल सकता है। और इसकी जो कप्तानी कर रही हैं इंडियन टीम की, वो कर रही हैं श्वेता शेखावत। और जो पिछला टूर्नामेंट हुआ था उसमें जिस तरह से इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस किया था, जिसमें हमारी क्रिकेट प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से इंडिया फाइनल तक पहुंची थी। पर हालांकि इंडिया फाइनल जीत नहीं पाई थी। पर अब ये देखते हैं, ये टूर्नामेंट 2023 में दोबारा हो रहा है, तो उसमें कौन जीतता है कौन हारता है। पर इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है एक बार हम दोबारा देख सकते हैं। और वहीं हम बात करते हैं अगर WTC की, तो फाइनल मैच खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओवल में। और वहां पे जो बॉल इस्तेमाल की जाएगी वो की जाएगी ड्यूक बॉल। क्या आप जानते हैं ड्यूक बॉल क्या है? ड्यूक बॉल जो है ये इंग्लैंड में, आयरलैंड में और नीदरलैंड में इस्तेमाल की जाती है। बाकी देशों में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि हर एक देश अपने तरीके से अपनी बॉल को इस्तेमाल करता है। और इसी में 2 बॉलें और आती हैं इंटरनेशनल मैचेस के लिए। सिर्फ 3 कैटेगरी हैं बॉल की जो ली जाती हैं। इसमें एक कुकाबरे की बॉल है, एक SG की बॉल है। जो SG की बॉल है वो सिर्फ भारतीय टीम ही इसको इस्तेमाल करती है जब इंडिया में मैचेस होते हैं। और कुकाबरे की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में बनती है और ऑस्ट्रेलिया उसको इस्तेमाल करती है। और अफगानिस्तान भी इसको इस्तेमाल करती है, श्रीलंका भी इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान भी उसी बॉल से खेलती है। और अगर हम बात करते हैं ड्यूक बॉल की, ड्यूक बॉल जो इंग्लैंड में तैयार होती है और इसकी जो इसको तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि इसकी जो सिलाई होती है वो हैंडमेड होती है, जिसकी वजह से इसकी जो सीम होती है वो थोड़ी उभरी हुई होती है, जो कि तेज गेंदबाज को काफ़ी मदद देती है। ये ड्यूक बॉल की बात है। और जब ये बॉल, इससे बॉल किया जाता है तो ये 60 ओवर्स तक बॉल हार्ड रहती है, उसके बाद थोड़ी नरम पड़ना शुरू होती है। और ये शुरुआती 20-30 ओवर में ही रिवर्स स्विंग लेना शुरू कर देती है और ये स्पिनर को कोई खास मदद नहीं करती। और जहां हम बात करते हैं SG बॉल की, तो SG की बॉल इंडिया में तैयार होती है। इसकी भी सीम जो है वो हैंडमेड होती है, जिसको सिलाई जो है हैंडमेड होती है इसकी। और ये बॉल भी तेज गेंदबाज को मदद तो करती है 50 ओवर तक। उसके बाद ये स्पिन को काफ़ी ज़्यादा मदद देती है। और जहां बात करते हैं कुकाबरे की, तो वो ऑस्ट्रेलिया में बनती है और ऑस्ट्रेलियन टीम इस बॉल को इस्तेमाल करती है। और ये हैंडमेड नहीं, ये मशीन से तैयार की जाती है, इसकी सिलाई मशीन से की जाती है। और ये बॉल काफ़ी हद तक, क्योंकि इसकी बिल्कुल सीम दबी रहती है, तो ये पेसर्स को मदद देती है, स्पिनर्स को ये खास मदद नहीं दे सकती है। हालांकि जब पिछला IPL टूर्नामेंट हुआ तो उसमें इंडियन टीम ड्यूक बॉल से भी प्रैक्टिस करती हुई नजर आई, पर वहां पे इस्तेमाल SG की बॉल ही की गई मैच में। पर ड्यूक बॉल से प्रैक्टिस करते हुए इंडियन टीम के जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी नजर आए थे वहां पे, क्योंकि साथ में ही WTC का फाइनल खेला जाना था और वो ड्यूक बॉल से खेला जाना था। तो इस वजह से ड्यूक बॉल का इस्तेमाल जो है पहले IPL में हो चुका था प्रैक्टिस मैचेस में। और जिस तरह से अब मैच होगा तो इसमें देखने वाली बात यही रहेगी कि WTC में ये बॉल कितना
इंडियन टीम को फेवर करता है। और जहां तक हम मौसम की बात करें, इस फाइनल मैच में मौसम जो है इसके भी बिगड़ने के आसार है, जिसके लिए 6 डे रिजर्व डे रखा गया है। पहले और दूसरे दिन तो मौसम कोई खलल नहीं डाल पाएगा, पर तीसरा और चौथा दिन है उसमें मौसम खराब रहने के आसार हैं, जिसकी वजह से 6 डे के लिए रिजर्व डे रखा गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बारिश पड़ती है, बारिश की वजह से मैच अगर रुकता है, कुछ ओवर्स कम होते हैं, तो उसको 6 डे में शिफ्ट किया जाएगा। फिर 6 डे का इस्तेमाल रिजर्व डे का जो है वो किया जाएगा। और इसमें सबसे सही बात तो ये रही है कि शुभमन गिल आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे। अब ये फाइनल मैच खेलने आएंगे, एज ए ओपनर आएंगे, तो क्या यहाँ पर भी अपनी परफॉर्मेंस जो है दे पाएंगे? अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप और विराट कोहली का बल्ला चलता है तो निश्चित तौर से इंडियन टीम को बहुत ही बूस्टअप मिलेगा और इंडिया टीम जो है अपर हैंड पे रहेगी। अगर इन तीनों का बल्ला नहीं चलता तो इंडियन टीम के लिए जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और जहाँ तक हम बात करते हैं रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा अभी तक के जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स हुए हैं उनमें कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि वो एक अर्धशतक तक भी नहीं लगा पाए हैं। जितने भी आईसीसी के फाइनल्स हुए हैं, जो बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल आईसीसी जितने भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, उनके जो फाइनल्स हुए रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल नहीं चला है। तो क्या इस फाइनल में रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा? क्या इंडिया जीत पाएगा? ये तो अभी एक सवाल ही है। कल ये मैच शुरू होगा, 3:30 बजे लाइव प्रसारण होगा इसका। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जसलीन कौर आप तक पहुंचाएंगी कि किस तरह से एक डीसी ने फरमान जारी कर दिया और उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर करेंगे। अब जिस तरह से आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर बारामूला की बात करें तो उनकी तरफ से एक सर्कुलर जो है जारी किया गया उन तमाम सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए जो लगातार मिस इन्फॉर्मेशन जो है पूरे शहर में स्प्रेड कर रहे थे। क्योंकि आज के वक्त में अगर बात करें फेक जर्नलिज्म की, फेक न्यूज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलता है। और ख़ासतौर पर जब सोशल मीडिया की बात की जाती है कि हर किसी के पास फ़ोन है और हर कोई जो है सिटीजन जर्नलिज्म करने में लगा हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी कोई सड़क हादसा पेश आता है या कोई भी वाकया पेश आता है तो वहाँ से कोई भी सिटीजन की बात करें तो लाइव वीडियोस जो हैं वो कर देते हैं। फिलहाल इसी को लेकर बारामूला इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात करें जहांगीर अहमद द्वारा एक सर्कुलर जो है जारी किया गया है, जिसमें लोगों को साफ तौर पर ये हिदायत दी गई है कि कोई भी इस तरह की फेक न्यूज़ जो है या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट ना करे। और उन्हें इंडिविजुअल्स की बात करें जो लगातार सिटीजन जर्नलिज्म करने में लगे हुए हैं, जो लगातार एक्सीडेंट्स, अगर कोई भी वाकया पेश आता तो लगातार देखने को मिलता है कि आसपास कोई भी लोग होते हैं तो वो तुरंत से अपने फेसबुक पेजेस पर, फेसबुक पर लाइव जो है आ जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी स्ट्रीमिंग नहीं करेगा, चाहे हम एक्सीडेंट्स की बात करें, सुसाइड्स की बात करें। डिस्पाइट की लगातार उन चीज़ों पर बैन भी लगाया गया है, पर उसके बावजूद देखा जा रहा है कि लोग इस तरह से स्ट्रीम जो है इन तमाम चीज़ों को लाइव जो है टेलीकास्ट कर देते हैं और इससे जो है मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती है। बिसाइड दिस ये भी बताया गया है कि जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस लगातार लोगों की तरफ से की जा रही हैं उन्हें वार्न किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर वो इस तरह वायलेशन करते रहे तो उन पर सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। इससे पहले भी प्रशासन ने तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो सिटीजन जर्नलिज्म के लिए जारी की गई थी। हालांकि सिटीजन जर्नलिज्म की बात करें तो एक बहुत ही अलग बीट जो है बताई जाती है, जिसमें तमाम लोग जो हैं वो भी न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पर इसका भी एक दायरा होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं और जिसको चलते अब इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने साफ तौर पर लोगों को ये हिदायत दी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, पब्लिक रिलेशंस की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जम्मू कश्मीर की मीडिया पॉलिसी है 2020 की बात करें तो उसके तहत लोगों पर एक्शन जो है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप की बात करें जो इन्वॉल्व होंगे इस तरह मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और एडिशनली ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट गिल्टी फाउंड किया गया अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए या फिर फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए या फिर उसकी कुछ इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में अगर उसकी एंगेजमेंट हुई तो उस पर भी सख्त कार्रवाई जो है वो साइबर लॉस के तहत जो है उस पर की जाएगी। तो ये तमाम लोगों के लिए हिदायत है कि अगर आप कहीं पर भी इस तरह का वाकया देखते हैं, सड़क हादसा पेश आया है या फिर कोई सुसाइड केस है या कुछ और तरह का इस तरह का इशू है, आप तुरंत वहां पर जाकर अपने फेसबुक से इसे लाइव ना स्ट्रीम करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप पर सख्त कार्रवाई जो है वो हो सकती है। हालांकि आप सिटीजन जर्नलिज्म जरूर कर सकते हैं, आप वीडियो बनाइए, कुछ दायरे में रह के बनाइए, किसी मीडिया कंपनी को जो है आप भेज सकते हैं और उसके तहत जब वो इस चीज़ को दिखाएंगे तो वो एक अलग जो है पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे। पर आप तुरंत वहां से लाइव कर रहे हैं और खुद ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने खासतौर पर बारामूला में
सख्त कार्रवाई के जो है निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल के लिए आज की न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।